चलिए आगे बात करते हैं घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के ऊपर बात करते हैं। इस एक्ट में कुल 5 चैप्टर हैं, 37 धाराएं हैं। एक्ट नंबर 43 है 2005 का। यह एक्ट अनमैरिड वोमेन पर लागू नहीं होता है। अनमैरिड वोमेन पर लागू नहीं होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस अनमैरिड वोमेन के ऊपर केस बनेगी। जिनकी शादी हो गई है महिलाओं की, उनके ऊपर लागू होता है। लिविंग रिलेशनशिप में आने वाली महिलाएं भी इसके अंतर्गत आती हैं, जो लिविंग रिलेशनशिप के अंतर्गत आ रही हैं, जो मान्यता प्राप्त शादी जिसको बोला जाते हैं, वो भी यहाँ पे आती हैं, वो भी घरेलू हिंसा का केस कर सकती हैं। 13 सितंबर 2005 को इस पर सहमति मिली है राष्ट्रपति महोदय की। ऐसी महिलाओं के जो कुटुंब के भीतर होने वाली किसी प्रकार की हिंसा से पीड़ित हैं, संविधान के अधीन प्रत्याभूत अधिकारों के अधिक प्रभावी संरक्षण, उससे संबंधित आनुषंगिक विषयों का बंद करने के लिए अधिनियम। कुटुंब के भीतर हिंसा से पीड़ित हैं ऐसी महिलाओं को प्रोटेक्ट करता है ये एक्ट। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। यह 26 अक्टूबर 2006 से लागू किया गया है। यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर को 1945 में। उसके 2 दिन बाद मान लीजिए यूएनओ स्थापना 24 अक्टूबर की, 26 अक्टूबर से लागू हुआ है यूएनओ स्थापना के 2 दिन बाद। ऐसा आप याद रखेंगे। इसमें 20 परिभाषाएं दी गई हैं। सेक्शन 2 में परिभाषाएं क्या हैं देखिए। विथित व्यक्ति से ऐसी कोई महिला भी प्रेरित है जो प्रत्यार्थी की घरेलू नातेदारी में है या रही है और जिसका भी कथन है कि वह प्रत्यार्थी द्वारा किसी घरेलू हिंसा का शिकार रही है। कोई ऐसी महिला है जो संयुक्त फैमिली में रही है और जो ये कथन करती है कि उसके साथ घरेलू हिंसा की गई है, वो यहाँ पे विथित व्यक्ति के अंतर्गत आएगा। वो यहाँ पे किसके अंतर्गत आएगा? विथित व्यक्ति के अंतर्गत आएगा। बालक से क्या तात्पर्य है? 2B में बालक है, बालक से 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति आता है, जिसमें दत्तक, सौतेला, पोषित बालक भी है। दत्तक भी आता, सौतेला भी आता और पोषित बालक भी आता है। 2C में प्रतिकर आदेश है, धारा 22 में दिया जाता है। 2D में अभिरक्षा आदेश है, धारा 21 में दिया जाता है। 2E में घरेलू घटना रिपोर्ट है। ऐसी रिपोर्ट अभिप्रेत है जो किसी विथित व्यक्ति से घरेलू हिंसा की किसी शिकायत की प्राप्ति पर बृहत प्रारूप में तैयार की जाती है। घरेलू घटना रिपोर्ट, घरेलू हिंसा की शिकायत पर जो रिपोर्ट तैयार की जाती है किसी अधिकारी द्वारा, उसे घरेलू घटना रिपोर्ट बोलते हैं। DIR बोला जाता है 2E में, DIR। 2F में डोमेस्टिक रिलेशनशिप बताए गए हैं, घरेलू नातेदारी बताई गई है। से 2 व्यक्तियों के बीच की नातेदारी अभिप्रेत है जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या किसी समय एक साथ रह चुके हैं, जब वे समरसता, विवाह द्वारा विवाह, दत्तक ग्रहण की प्रकृति की किसी नातेदारी द्वारा संबंधित है, या उस अभिव्यक्त कुटुंब के रूप में एक साथ रहने वाले कुटुंब के सदस्य हैं। तो जहाँ पे ये लोग एक साथ रह चुके हैं तो डोमेस्टिक नातेदारी में ही आ जाएंगे। 2G में घरेलू हिंसा का अर्थ है, धारा 3 में जो अर्थ बताया गया वही अर्थ होगा। 2H में डॉवरी, दहेज का अर्थ है, जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 में बताया गया, अभी पढ़ा हमने, वही होगा। 2I में मजिस्ट्रेट है। मजिस्ट्रेट से क्या तात्पर्य है? उस क्षेत्र पर जिसमें विथित व्यक्ति अस्थायी रूप से अन्यथा निवास करता है, जिसमें प्रत्यार्थी निवास करता है, जिसमें घरेलू हिंसा का होना भी कथित है। CRPC के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने वाला JMFC और MM अभिप्रेत है। जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या महानगर मजिस्ट्रेट आता है इसके अंतर्गत। किसके अंतर्गत? मजिस्ट्रेट के अंतर्गत। मेडिकल फैसिलिटी 2J में है। चिकित्सीय सुविधा, राज्य सरकार द्वारा चिकित्सीय सुविधा अधिसूचित की गई, वो चिकित्सीय सुविधा है। मॉनेटरी रिलीफ है। धानिक अनुतोष क्या होता है? 2K में परिभाषित किया गया है। ऐसा प्रतिकर जिसके लिए कोई मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप विथित व्यक्ति द्वारा उपगत व्ययों और सहन की गई हानियों को पूरा करने के लिए इस अधिनियम के अधीन किसी अनुतोष की इप्सा करने वाले आवेदन की सुनवाई के दौरान किसी प्रक्रम पर विथित व्यक्ति को संदाय करने के लिए प्रत्यार्थी को आदेश दे सकेगा। मतलब जो विक्टिम स्त्री है जिसने उसके साथ मारपीट की है, घरेलू हिंसा की है, तो उस व्यक्ति से, प्रत्यार्थी से विक्टिम को दिलाता है, वो पैसे के तौर पर रिलीफ है, प्रतिकर है, वो धनी अनुतोष है। 2L में अधिसूचना है। अधिनियम की प्रकाशित अधिसूचना होगी। 2M में बहत है, नियमों द्वारा बहत होगा। 2N में प्रोटेक्शन ऑफिसर है, संरक्षण अधिकारी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। धारा 8(1) के अधीन नियुक्त अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। सेक्शन O में प्रोटेक्शन ऑर्डर है, संरक्षण आदेश है। धारा 18 के अधीन जारी आदेश संरक्षण आदेश है। निवास आदेश, धारा 19(1) के अधीन जारी आदेश निवास आदेश है। P में
बताया गया। क्यू में प्रत्यर्थी को डिफाइन किया गया। प्रत्यर्थी इंपॉर्टेंट है 2Q में। कोई वयस्क पुरुष अभिप्रेत है, माइनर नहीं आते हैं, पुरुष होना चाहिए, महिला प्रत्यर्थी में नहीं आएगी, महिला के विरुद्ध घरेलू हिंसा में नहीं आती, पुरुष ही आता है। जो विथित व्यक्ति की घरेलू नातेदारी में है या रहा है और जिसके विरुद्ध विथित व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन अनुतोष चाहा है, बस इतना आप ध्यान दीजिएगा। परंतु यह कि कोई विथित व्यक्ति या विवाह की प्रकृति की किसी नातेदारी में रहने वाली कोई महिला भी पति या पुरुष भागीदार के किसी नातेदार के विरुद्ध शिकायत फाइल कर सकेगी। तो यहाँ रिलेटिव भी शिकायत कर सकते हैं कि मारपीट कर रहा है पत्नी के साथ, तमाम चीज़ें। 2R सेवा प्रदाता, धारा 10(1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई अस्तित्व है। यहाँ पे 10(1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई अस्तित्व है जो सेवा प्रोवाइड कर रहा है। साझी गृहस्थी क्या होती, शेयर हाउस होल्ड 2S में है। ऐसी गृहस्थी अभिप्रेत है जहाँ विथित व्यक्ति रहता है या किसी घरेलू नातेदारी में या तो अकेले या प्रत्यर्थी के साथ किसी प्रक्रम पर रह चुका है और जिसके अंतर्गत ऐसी गृहस्थी भी है जो चाहे उस विथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी के संयुक्त स्वामित्व या किराएदारी में है या उनमें से किसी के अस्तित्व या किराएदारी में है, जिसके संबंध में या तो विथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी या दोनों संयुक्त रूप से अकेले कोई अधिकार, हक, हित या साम्य रखते हैं और जिसके अंतर्गत ऐसी गृहस्थी भी है जो ऐसे अभिव्यक्त कुटुंब का अंग हो सकती है जिसका प्रत्यर्थी इस बात का ध्यान दिए बिना कि प्रत्यर्थी विथित व्यक्ति का गृहस्थी में कोई अधिकार, हक या हित है एक सदस्य, मतलब जहाँ पे संयुक्त रूप से रह रहे हैं परिवार में, वो साझी गृहस्थी कही जाएगी। आश्रय गृह 2T में आश्रय गृह है। ऐसा कोई आश्रय गृह प्रेत है जिसको इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा एक आश्रय गृह के रूप में अधिसूचित किया गया। शेल्टर होम होते हैं, शेल्टर होम जानते हैं अपन लोग, जहाँ पे अपन जैसे डॉर्मेटरी होम होते हैं, उसी तरह शेल्टर होम होते हैं ऐसी महिलाओं को रखने के लिए जो घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं, तो उनको व्यवस्था की जाती है आश्रय गृहों में। सेक्शन 2 घरेलू हिंसा को परिभाषित करती है। इस अधिनियम के अंतर्गत घरेलू हिंसा से क्या तात्पर्य है, इसको थोड़ा अपन समझते हैं। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्यर्थी का कोई कार्य, लोप या किसी कार्य का करना या आचरण घरेलू हिंसा घटित करेगा यदि वह विथित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन अंग की, चाहे उसकी मानसिक शारीरिक भलाई की अपहानि करता है, उसे कोई क्षति पहुंचाता है, उसे संकटापन्न करता है, उसकी ऐसा करने की प्रवृत्ति है और जिसके अंतर्गत शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग और चौथा आर्थिक दुरुपयोग कारित करता है। तो लैंगिक दुरुपयोग के अंतर्गत यौन दुरुपयोग भी यहाँ पे आता है। किसी दहेज या अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरुद्ध मांग की पूर्ति के लिए उसे या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को प्रपीड़ित करने की दृष्टि से विथित व्यक्ति का प्रपीड़न करता है, उत्पीड़न करता है, उसकी अपहानि करता है, क्षति पहुंचाता है, संकटापन्न करता है दहेज मांग के संबंध में। C A और B में वर्णित किसी आचरण द्वारा विथित व्यक्ति या उससे संबंधित किसी व्यक्ति पर धमकी का प्रभाव रखता है, धमकी देता है उसको। D विथित व्यक्ति की अन्यथा क्षति पहुंचाता है या उत्पीड़न कारित करता है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक हो, मेंटल या फिजिकल, कैसे भी क्षति पहुंचाता है। यहाँ पे स्पष्टीकरण में इन शब्दों को एक्सप्लेन किया गया, थोड़ा इन शब्दों को भी समझ लेते हैं। पर शारीरिक दुरुपयोग से क्या होता है, ऐसा कोई कार्य या आचरण विपरीत है जो ऐसी प्रकृति का है जो विथित व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, अपहानि या जीवन अंग या स्वास्थ्य को खतरा कारित करे, शारीरिक तौर पे हर्ट करना, मारपीट करना, सीधी बात। उससे उसके स्वास्थ्य का विकास का ह्रास होता है, उसके अंतर्गत हमला, आपराधिक अभितरास, आपराधिक बल भी है, धमकी भी आता है, हमला भी आता है, मतलब मारने की कोशिश की है या मारा है, आपराधिक बल भी आता है, तीनों चीज़ें आती है। लैंगिक दुरुपयोग तो स्पष्टीकरण 2 में ये बताया गया है, 1 के रोमन 2 में से लैंगिक प्रकृति का कोई आचरण विपरीत है जो महिला की गरिमा का दुरुपयोग, अपमान, तिरस्कार करता है, उसका अन्यथा अतिक्रमण करता है। तो कुछ भी ऐसा कृत्य करना जो महिला को गरिमा के विरुद्ध में हो। मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग के अंतर्गत तीसरा अपमान, उपहास, तिरस्कार, गाली, विशेष रूप से संतान या नर बालक के ना होने के संबंध में अपमान या उपहास आता है। तो ये समाज में देखने को अपन को मिलते हैं, ताने देना एक हिसाब का। मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग, मौखिक तौर पर भावनात्मक दुरुपयोग से हो रहा है। देखिए, अगर अब सब महिलाएं जागरूक हो जाए तो हमारा इंडिया क्या अमेरिका बन जाए। कोई एक शब्द नहीं कह सकता पति, तुरंत जेल को करवा देंगे उसको, घरेलू हिंसा लगवा के। इन चीज़ों में क्या है, महिलाएं सहती रहती हैं। अब 2 लड़की हो गई किसी की, गॉड ने गिफ्टेड कर रखा है। देखो मेरा मानना ये है, चलो मेरा तो एक लड़का एक लड़की है, मेरे दोनों लड़कियां होती तो हमें तो बस अपना जीवन पूरा करना है, दोनों के लिए बढ़िया कर जाएंगे और चले जाएंगे, कोई वो नहीं है क्या करना और। लेकिन यहाँ मेंटलिटी अलग है,
शायद मेरी माँ है, मेरी माँ को पसंद है कि मेरे यहाँ लड़का होना चाहिए, एक लड़का एक लड़की होना चाहिए, 2 लड़के ही हो जाए तो खुश हैं, लड़की हो जाए तो दुखी है। किसी के यहाँ पहले लड़की हो जाती है तो माँ बाप से ज़्यादा सास ससुर दुखी रहते हैं। पिता तो उसका खुश रहता है, माँ भी खुश रहती है, लेकिन सास ससुर दुखी रहते हैं कि लड़की हो गई है। अच्छा नहीं माना जाता, ऐसा ट्रेंड बना लिया है। न किसी को सेवा करना है बुढ़ापे में। अपन खुद देख लो, अपने दादाजी माता पिता की सेवा देख लो, अपन कितना कर पा रहे हैं। कर रहे हैं आप, अच्छी बात है। सब लोग उतने कारगर नहीं है, करीब हर 10 में से 3 केस ऐसे हैं जहाँ सेवा हो रही, साथ में तो हो ही नहीं रही प्रॉपर सेवा, कदर ही नहीं होती ज़्यादा। तो अपमान, तिरस्कार करना कि लड़की हुई है लड़के नहीं हुए हैं, इस तरह का, या बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा कारित करने की लगातार धमकी देना जिसमें व्यथित व्यक्ति हितबद्ध है। आर्थिक दुरुपयोग चौथा, ऐसे सभी किन्हीं आर्थिक वित्तीय संसाधनों जिसके लिए व्यथित व्यक्ति किसी विधि या रूढ़ि के अधीन हकदार है, चाहे वे किसी न्यायालय के किसी आदेश के अधीन या अन्यथा संदेह हो, या जिनकी व्यथित व्यक्ति किसी आवश्यकता के लिए जिसके अंतर्गत व्यथित व्यक्ति और उसके बालकों यदि कोई हो के लिए घरेलू आवश्यकताएं भी हैं अपेक्षा करता है। तो आर्थिक दुरुपयोग करता है। जितना मेंटेनेंस देना चाहिए, आप एक महिला के तौर पर रह रही हैं किसी के साथ, पति के साथ रह रही हैं परिवार में, तो आपको एक निश्चित राशि अमाउंट मिलना चाहिए खर्चे के लिए, जिससे आप मेंटेनेंस हो सके, बच्चे पढ़ सकें, तमाम चीज़ें। किंतु जो उन तक सीमित नहीं है, स्त्री धन व्यथित व्यक्ति के संयुक्त रूप से या संयुक्त स्वामित्वाधीन संपत्ति, साझी गृहस्थी और रख रखाव संबंध भाटक का संदाय से वंचित रहेगा। तो यहाँ तक ये सीमित नहीं है कि स्त्री धन भी उसमें आए, अन्य चीज़ें आए, अन्य सब तमाम चीज़ें इसमें आ सकती हैं। बाकी बी, सी और स्पष्टीकरण नहीं पढ़ना है, छोड़ दीजिएगा, बस इतना आप समझिएगा। इसमें 3 शब्दों को एक्सप्लेन किया गया है। सेक्शन 4 में आ जाएंगे संरक्षण अधिकारी की जानकारी का दिया जाना और जानकारी देने वाले के दायित्व का अपवर्जन। जानकारी का दिया जाना और जानकारी देने वाले के दायित्व का अपवर्जन किया गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति जिसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कोई कार्य हो चुका है या हो रहा है या किए जाने की संभावना है, तो वह संबद्ध संरक्षण अधिकारी को इसके बारे में क्या कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है, जानकारी दे सकेगा। संरक्षण अधिकारी को जानकारी दे सकता है घरेलू हिंसा की गई या होने की संभावना है। सबक्लॉज 2, उपधारा 1 के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति द्वारा सद्भावक रूप से दी जाने वाली जानकारी के लिए सिविल या दंड कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। किसी प्रकार का सिविल या क्रिमिनल केस नहीं होगा, कोई इन्फॉर्म करता है। 5वां, पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं, मजिस्ट्रेटों के कर्तव्य। अब देखिए इनके कर्तव्य बताए गए सेक्शन 5 में। इंपॉर्टेंट धारा, इसका नाम पूछा जाता है। क्या कर्तव्य में देखिए, कोई पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट 4 लोगों के बारे में बताता है जिसे घरेलू हिंसा का कोई शिकायत प्राप्त हुई है, घरेलू हिंसा की किसी घटना के स्थान पर अन्यथा उपस्थित है, या जब घरेलू हिंसा की किसी घटना की रिपोर्ट उसको दी जाती है तो वह व्यथित व्यक्ति को क्या करेगा, इस अधिनियम के अधीन किसी संरक्षण आदेश, धनीय राहत के लिए किसी आदेश, किसी अभिरक्षा आदेश या और किसी निवास आदेश, किसी प्रतिकर आदेश या ऐसे एक आदेश से अधिक के रूप में किसी अंतोष को अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन करने के उसके अधिकार की, सेवा प्रदाताओं की सेवाओं की उपलब्धता की, संरक्षण अधिकारियों की सेवाओं की उपलब्धता की, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधीन निःशुल्क विधिक सेवा के उसके अधिकार की, जहाँ कहीं सुसंगत हो, भारतीय दंड संहिता की धारा 489 के अधीन किसी परिवार के फाइल करने के अधिकार की जानकारी की। तो ये सब इसको पूरे अधिकार हैं, इनको क्या करेगा, जानकारी देगा कि भैया ये अधिकार है, निःशुल्क सेवा मिलेगी आपको, सेवा प्रदाताओं की सेवाएं मिलेंगी, संरक्षण अधिकारियों से संरक्षण मिलेगा और आपको अन्य सुविधाएं मिलेंगी। आप यहाँ पे 498 के अंतर्गत केस भी कर सकते हैं अगर कोई जानकारी इसको अपराध के संबंध में मिलती है, तो ये सलाह देगा उसको। परंतु छोड़िएगा इसका, सेक्शन 6 में आ जाते हैं आश्रय गृहों के कर्तव्य। कोई व्यथित व्यक्ति उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी, कोई सेवा प्रदाता आश्रय गृह के भाषातक व्यक्ति से उसको आश्रय उपलब्ध कराने का अनुरोध करेगा कि ऐसी महिला प्रताड़ित है घरेलू हिंसा से, इसको आप रहने के लिए जगह दीजिए। यहाँ पर और महिलाएं रहती हैं इस तरह की। कौन करेगा रिक्वेस्ट, व्यथित व्यक्ति कर सकता है, संरक्षण अधिकारी कर सकता है, सेवा प्रदाता कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, 3 1 2 3 डाल दीजिएगा, इसमें अनुरोध करता है। 7, चिकित्सा सुविधाओं के कर्तव्य। यदि कोई व्यथित व्यक्ति उसकी ओर से संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता, ये तीनों लोग ही यहाँ आ रहे हैं, किसी चिकित्सीय सुविधा के भाषातक व्यक्ति से उसको कोई चिकित्सीय सुविधा सहायता करता है तो अनुरोध करता है व्यथित व्यक्ति को उपलब्ध कराएगा। ये तीनों ही यहाँ पे चिकित्सीय सुविधा, मेडिकल एड करवाएंगे। जैसे मारपीट इतनी ज़्यादा कर दी है, ज़्यादा चोट लग गई है उस स्त्री को, तो मेडिकल ट्रीटमेंट दिलाया जाएगा, तो ये अनुरोध करेंगे तो ट्रीटमेंट दिया जाएगा। सेक्शन 7। 3 अधिकारी 6 में है, 3 7 में। ध्यान दीजिएगा, 3 व्यक्ति हैं।
8, संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगी जितने आवश्यक समझे। और उन क्षेत्र या क्षेत्रों को भी अधिसूचित करेगी जिनके भीतर संरक्षण अधिकारी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर्तव्यों का पालन करेंगे। क्षेत्र भी निर्दिष्ट करेगी। ऐसे संरक्षण अधिकारी जहां तक संभव हो महिलाएं होंगी। सेवा निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो बेहद की जाए। सेक्शन 9, संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य और कर्तव्य। सेक्शन 9 में ड्यूटी एंड फंक्शन और ड्यूटी वो एक ही चीज़ है, फंक्शन बताए गए। संरक्षण अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे। किसी मजिस्ट्रेट को कृत्यों के निर्वहन की ऐसा अधिनियम के दिन कृत्यों के निर्वहन में सहायता करना। घरेलू हिंसा की शिकायत की प्राप्ति पर किसी मजिस्ट्रेट को ऐसी प्रवृत्ति में जो भेद की जाए घरेलू हिंसा की रिपोर्ट करना। ये रिपोर्ट बनाते ना घरेलू हिंसा की रिपोर्ट, ये कौन करेगा? संरक्षण अधिकारी तैयार करेगा। और उस पुलिस थाने की जिसके अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर घरेलू हिंसा को अनाधिकृत किया गया भार साधक अधिकारी को उस क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं को उस रिपोर्ट की प्रतियां अग्रेसित करना। रिलेवेंट थाना प्रभारी को, सेवा प्रदाताओं को भी एक प्रति देना उसकी। सी, किसी मजिस्ट्रेट को यदि विथित व्यक्ति किसी संरक्षण आदेश के अधीन जारी करने के लिए अंतोष का दावा करने का वांछा करता है प्रारूप और उस रीति में भेद की जाए आवेदन करना। संरक्षण आदेश के लिए आवेदन करना। डी, यह सुनिश्चित करना कि किसी विधिक व्यक्ति को विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई है, मुफ्त उपलब्ध कराना। ये भी ध्यान दीजिएगा। ई, मजिस्ट्रेट की अधिकारिता वाले स्थानीय क्षेत्र में ऐसे सभी सेवा प्रदाताओं की विधिक सहायता या परामर्श, आश्रय गृह, चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं एक सूची बनाए रखना, एक लिस्ट रखना, इनके पास लिस्ट रहती है। एफ, यदि विधिक व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करता है तो कोई सुरक्षित आश्रय गृह उपलब्ध कराना हो। किसी व्यक्ति को आश्रय गृह में सौंपते हुए अपनी रिपोर्ट की एक प्रति पुलिस थाने को उस क्षेत्र में जहां वह आश्रय गृह अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को अग्रेसित करना। पुलिस थाने को एक रिपोर्ट भेजेंगे, एक मजिस्ट्रेट को भेजेंगे आश्रय गृह वाले स्थान पर। जी, विथित व्यक्ति को शारीरिक क्षतियाँ हुई हैं तो उसका चिकित्सीय परीक्षण कराना और उस क्षेत्र में जहां घरेलू हिंसा घटित हुई है पुलिस थाने में अधिकारिता मजिस्ट्रेट को चिकित्सीय रिपोर्ट की एक प्रति अग्रेसित करना। एच, यह सुनिश्चित करना कि धारा 20 के अधीन धनियंतोष के आदेश का दंडादेश भारतीय संविधान अधीन अनुपालन निष्पादन हो चुका है। अन्य करना, तो यह ऐसा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सब क्लॉज 2 कहती है संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होंगे। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, किसके नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होंगे? संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट के। सेक्शन 10, सेवा प्रदाता। अब सेवा प्रदाता में देखिएगा यहाँ पे 2-3 लोगों की बात की गई। पहला पॉइंट है, जैसे यहाँ देखेंगे, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाएं। पहला पॉइंट, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई स्वैच्छिक संगम, कोई स्वैच्छिक संबंध, सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत कोई रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी मान लीजिए। या दूसरा पॉइंट, कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी। दूसरा है वही कोई सहकारी सोसाइटी या कोई रजिस्ट्रीकृत कंपनी। 2 यहाँ पे सेवा प्रदाता के तौर पे आती हैं, जिसका उद्देश्य विधिपूर्ण साधन द्वारा महिलाओं के अधिकारों और हितों का संरक्षण करना है और जिसके अंतर्गत विधिक सहायता, चिकित्सीय सहायता या अन्य सहायता उपलब्ध कराना भी है। स्वयं को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक सेवा प्रदाता के रूप में सरकार के पास रजिस्टर कराएगी। तो सहकारी रजिस्टर्ड सहकारी समिति और रजिस्टर्ड कंपनी क्या करेगी? स्वयं को एक सेवा प्रदाता के तौर पर रजिस्टर्ड कराएगी। अब सेवा प्रदाता के पास निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी। इसके पावर सब क्लॉज 2 बताती है। यदि विथित व्यक्ति ऐसी वांछा करता है तो विहित प्रारूप में घरेलू हिंसा की रिपोर्ट अभिलिखित करना। ये भी घरेलू हिंसा की रिपोर्ट लिखते हैं, संरक्षण अधिकारी भी लिखते हैं। और उसकी एक प्रति उस क्षेत्र के जहाँ घरेलू हिंसा हुई अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट अधिकारी को अग्रेसित करना। ये भी, अब ये बनाएगा रिपोर्ट तो मजिस्ट्रेट को भेजेगा, संरक्षण अधिकारी को भेजेगा। तो वो बनाता था, सेवा प्रदाता को भेजता था, मजिस्ट्रेट को भेजता था, संरक्षण अधिकारी। वही चीज़ यहाँ दी गई। बी, विथित व्यक्ति का चिकित्सीय परीक्षण कराना और उस संरक्षण अधिकारी और पुलिस थाने की जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर घरेलू हिंसा हुई चिकित्सीय रिपोर्ट की प्रति अग्रेसित करना। मेडिकल एग्जामिनेशन कराना और रिपोर्ट भेजना चिकित्सा अधिकारी की, किसको? पुलिस थाने के अधिकारी को, संरक्षण अधिकारी और पुलिस थाने के अधिकारी को। सी है, यह सुनिश्चित करना कि विधित व्यक्ति की को यदि वह ऐसी वांछा करे तो आश्रय गृह उपलब्ध कराया जाए। वो विधित व्यक्ति आश्रय गृह में सौंपे जाएंगे। रिपोर्ट पुलिस थाने को या स्थानीय सीमा में घरेलू अग्रेसित करेगी, पुलिस थाना अधिकारी को ये अग्रेसित करेगी रिपोर्ट। तीसरा क्लॉज, इस अधिनियम के अंतर्गत घरेलू हिंसा के निवारण हेतु सद्भावपूर्वक की जाने के लिए आश्रित किसी बात के लिए बाधा अभियोजन अन्य विधिक कार्रवाई किसी सेवा प्रदाता किसी सदस्य के विरुद्ध नहीं की जाएगी। तो सद्भावपूर्वक संरक्षण दिया गया सब क्लॉज 3 में। सेक्शन 11 में आ जाते सरकार के कर्तव्य। केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार सभी उपाय करेगी। क्या उपाय करेगी? पहला उपाय ये करेगी
कि लोक मीडिया के माध्यम के अंतर्गत टेलीविज़न, रेडियो, प्रिंट मीडिया भी है, व्यापक प्रचार किया जाए। किसका? इस एक्ट का प्रचार किया जाए, घरेलू हिंसा के बारे में जानकारी दी जाए। दूसरा, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार के अधिकारियों को, जिसके अंदर पुलिस अधिकारी, न्यायिक सेवा सदस्य भी हैं, इनको प्रशिक्षण दिया जाए जिससे वो इन ऐसे मामलों को हैंडल करें। तीसरा, घरेलू हिंसा के विवादकों को संबोधित करने के लिए विधि, गृह कार्य संबंधी विधि व्यवस्था और स्वास्थ्य और मानव संसाधनों के संबंध में प्रभावी समन्वय, कालिक पुनर्वलोकन किया जाए, मतलब समय समय पर रिव्यू लिया जाए बड़े अधिकारियों द्वारा, प्रभावी समय में कोऑर्डिनेशन किया जाए, ये भी आता है। छोड़िएगा। सेक्शन 12, मजिस्ट्रेट को आवेदन। कोई विथित व्यक्ति, संरक्षण अधिकारी विथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है घरेलू हिंसा के संबंध में, परंतु आवेदन पर कोई आदेश पारित करने के पहले किसी संरक्षण सेवा प्रदाता से उसके प्राप्त घरेलू हिंसा रिपोर्ट पर विचार करेगा। ये सेवा प्रदाता और संरक्षण अधिकारी घरेलू हिंसा रिपोर्ट बनाएंगे, उस पर विचार करेगा। वो रिपोर्ट FIR समान ही होती है, पूरी घटना लिखी जाएगी, इसमें वो भेजी जाएगी। उपधारा 1 के अधीन एप्सिस किसी अंतोष में वह अंतोष भी सम्मिलित हो सकेगा जिसके लिए किसी प्रत्यार्थी द्वारा की गई घरेलू हिंसा के कार्यों द्वारा कारित की गई क्षतियों के लिए प्रतिकर नुकसान के लिए बात संस्थित करने के ऐसे व्यक्ति के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी प्रतिकर नुकसान के संदाय के लिए कोई आदेश जारी किया जाता है। तो ये भी थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। परंतु जहां न्यायालय प्रतिकर या नुकसानी के संबंध में किसी रकम के लिए विथित व्यक्ति के पक्ष में डिक्री पारित करती है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस अधिनियम के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए किसी आदेश के अनुसरण में कोई रकम संदिग्ध की गई है या संदेह है तो डिक्री के अधीन रकम के विरुद्ध मुजरा होगी। कोई अन्य रकम भी दी गई है तो उसके विरुद्ध मुजरा किया जाएगा, उससे भिन्न जो रकम होगी वो एक्स्ट्रा रकम दी जाएगी। जैसे पहले 50,000 रुपये मिल गए, दूसरी बार प्रतिकर के तौर पर 1 लाख रुपए मिले तो 50,000 काट के बाकी 1,50,000 दे दिए जाएंगे। वो राशि एक ही रहेगी प्रतिकर की, दोहरा प्रतिकर नहीं दिया जाएगा कहने का तात्पर्य। तो वो मुजरा कर ली जाएगी, उतनी जो उतने हटा के उतने काट के बकाया पैसे आपको दिए जाएंगे, अलग से नहीं दी जाएगी पूरी राशि। प्रत्येक आवेदन ऐसे प्रारूप में यथासंभव और उसके निकटतम तौर पर अंतर्भुक्त किया जाएगा। सब क्लॉज 4 इंपॉर्टेंट है। मजिस्ट्रेट सुनवाई की पहली तारीख नियत करेगा जो न्यायालय द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 3 दिन से अधिक नहीं होगी। 3 दिन, ध्यान दीजिएगा, 3 दिन, 30 दिन मत समझिएगा। पहली सुनवाई 3 दिन में होगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगाइए इसमें। 5वां इंपॉर्टेंट लगाइए, मजिस्ट्रेट उपधारा 1 के अधीन दिए गए प्रत्येक आवेदन का प्रथम सुनवाई की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर निपटारा करने का प्रयास करेगा। निपटारा कितने दिन में? 60 दिन के भीतर। 3 दिन के भीतर सुनवाई आवेदन लगेगा, अगले तीसरे दिन सुनवाई हर हालत में करना है 3 दिन के अंदर, और दूसरा निपटारा 60 दिन के भीतर करना है ऐसे मामले का। सूचना की तामील, सेक्शन 13 धारा 12 के अधीन नियत की गई सुनवाई की तारीख की सूचना मजिस्ट्रेट और संरक्षण अधिकारी को दी जाएगी जो प्रत्यार्थी पर और मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित किसी अन्य व्यक्ति पर ऐसे साधनों द्वारा जो बहस किए जाएं उसकी प्राप्ति की तारीख से अधिकतम 2 दिन की अवधि के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो मजिस्ट्रेट अनुज्ञा करे तामील करवाएगा। तो सूचना किसको? प्रत्यार्थी को या अन्य व्यक्ति को दी जाएगी 2 दिन के भीतर। सब क्लॉज 2 छोड़िएगा, सब क्लॉज 14 पे आ जाइए। सेक्शन परामर्श, मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन कार्रवाइयों के किसी प्रक्रम में प्रत्यार्थी या विथित व्यक्ति को अकेले या संयुक्त सेवा प्रदाता के किसी सदस्य से परामर्श लेने का निर्देश दे सकता है। तो सेवा प्रदाता से परामर्श लेने का निर्देश दे सकता है मजिस्ट्रेट का, आप परामर्श ले लीजिए। दूसरा, जहां मजिस्ट्रेट के अधीन कोई निर्देश जारी किया गया वहां वह मामले की सुनवाई की अगली तारीख 2 मार्च से अनधिक के भीतर नियत करेगा। तो अगली सुनवाई कब करेगा? 2 माह के अंदर करेगा। 2 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टाइम जो सेकंड सुनवाई। पहली सुनवाई 3 दिन में, दूसरी सुनवाई 2 माह के अंदर। कल्याण विशेषज्ञ की सहायता, सेक्शन 15 अब मजिस्ट्रेट अपने कृत्यों के निर्वहन में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्ति की अधिमानता किसी महिला की, चाहे वह विथित व्यक्ति की नातेदार हो या नहीं, जो वह ठीक समझे, इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो परिवार कल्याण के संबंध में लगा हुआ है, सेवाएं प्राप्त कर सकेगा, इनकी सेवाएं ले सकता है। 16 कार्रवाइयों का बंद कमरे में किया जाना। यदि मजिस्ट्रेट ऐसा समझता है कि मामले की परिस्थितियों के कारण ऐसा आवश्यक है और यदि कार्रवाइयों का कोई पक्षकार ऐसी वांछा करे तो वह इस अधिनियम के अधीन कार्रवाइयाँ बंद कमरे में संचालित कर सकेगा, बंद कमरे में भी संचालित कर सकेगा। साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार। अब देखिए, साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार ये भी मजिस्ट्रेट यहाँ पे दिला सकता है। देखिए, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, सेक्शन 17 कहती है अंतर्वश किसी बात के होते हुए घरेलू नातेदारी में प्रत्येक महिला को साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार होगा, चाहे वह कोई अधिकार, हक या फायदा प्रतित रखती हो। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसरण में के सिवाय कोई विथित व्यक्ति प्रत्यार्थी द्वारा किसी साझी गृहस्थी या उसके किसी भाग से बेदखल और विभाजित नहीं किया जाएगा।
तो ये लीगल राइट है उनका कि सांझी गृहस्थी में रहने का अधिकार होगा आपको, इससे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तब भी। सेक्शन 18 संरक्षण आदेश। मजिस्ट्रेट विधित व्यक्ति, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जितने भी आदेश होते हैं इस एक्ट के अंतर्गत सब मजिस्ट्रेट जारी करता है, सब मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार कोई आदेश जारी नहीं करते। आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये आप यहाँ पे ट्रिक समझ लीजिएगा। संरक्षण आदेश 18 मजिस्ट्रेट विधित व्यक्ति या प्रत्यर्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उसका प्रथम दृष्टया समाधान होने पर कि घरेलू हिंसा हुई है, होने वाली है, विधित व्यक्ति के पक्ष में एक संरक्षण आदेश पारित करेगा, प्रत्यर्थी को निम्नलिखित प्रतिसिद्ध कर सकेगा। प्रतिसिद्धि प्रत्यर्थी पर कुछ रोक लगा देगा, ये नहीं करना है तुम्हें आज से। घरेलू हिंसा के किसी कार्य को करना है, नहीं करेंगे आप महिला के साथ घरेलू हिंसा का कार्य। घरेलू हिंसा के कार्यों को कारित करने की सहायता या दुष्प्रेरण, कोई दुष्प्रेरण नहीं करेंगे, किसी की सहायता नहीं करेंगे। सी विधित व्यक्ति के नियोजन के स्थान में यदि विधित व्यक्ति बालक है तो उसके विद्यालय में या किसी अन्य स्थान में जहाँ विधित व्यक्ति बार बार आता प्रवेश करना, वहाँ नहीं जाएंगे जहाँ वो विधित व्यक्ति है। विधित व्यक्ति के संपर्क करने का प्रयत्न करना, इसके अंतर्गत व्यक्तिक, मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक, दूरभाषीय संपर्क किसी भी तरीके से आप टच नहीं करेंगे, मतलब कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। ई किन्हीं आस्तियों का अंतःसंक्रामण करना, बैंक खातों आदि का प्रचालन करना, उनके बैंक खातों का उपयोग नहीं करेंगे आप, जो मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बिना या तो पक्षकारों द्वारा संयुक्त या उनके द्वारा पृथक निर्धारित किए गए या जॉइंटली हैं या सेपरेटली आप कोई भी उपयोग नहीं करेंगे। एफ आश्रितों अन्नातेदारों या किसी ऐसे व्यक्ति को जो विधित व्यक्ति की घरेलू हिंसा के विरुद्ध सहायता देता है के साथ हिंसा कारित करना, किसी विधित व्यक्ति के साथ जो उससे जुड़ा हुआ है हिंसा कारित कोई अन्य कार्य। निवास आदेश। अब देखिए मजिस्ट्रेट धारा 19 के अंतर्गत निवास आदेश जारी करती है। 12(1) के अधीन किसी आवेदन का निपटारा करते समय मजिस्ट्रेट समाधान होने पर घरेलू हिंसा हुई है, निम्नलिखित निवास आदेश पारित करेगी। क्या करेगी? प्रत्यर्थी को सांझी गृहस्थी से किसी व्यक्ति के कब्जे को बेकब्जा करने से या किसी अन्य रीति से कब्जे में विघ्न डालने के अवरुद्ध करना, मतलब उसको उसी गृहस्थी में प्रतिस्थापित करेगी। प्रत्यर्थी को सांझी गृहस्थी से स्वयं को हटाने का निर्देश देना, स्वयं से हटाने का भी बोल सकती है अगर वो दिक्कत है तो। प्रत्यर्थी को उसके किसी नातेदार की सांझी गृहस्थी के किसी भाग में प्रवेश करने से अवरुद्ध करना। प्रत्यर्थी को किसी सांझी गृहस्थी के अंश संक्रांत करने, अवैनित करने, विलंघित करने से अवरुद्ध करना। प्रत्यर्थी को मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बिना सांझी गृहस्थी में अपने अधिकार त्यजन से अवरुद्ध करना। प्रत्यर्थी को विधित व्यक्ति के लिए उसी स्तर की अनुकल्पित बात सुविधा उसके करार के संदाय परिस्थितियों सुनिश्चित करने के लिए निर्देश करना, मतलब जिस तरह का उसका लिविंग लाइफ है उसी तरह की व्यवस्थाएं उसको देना, और उसको जो अपराधी व्यक्ति है उसको रोक लगा देना कि आप इससे पना नहीं करेंगे, उसको वहाँ रहने देंगे। परंतु इस आदेश किसी व्यक्ति के जो महिला है विरुद्ध पारित नहीं किया जाएगा। महिला के विरुद्ध ये आदेश पारित नहीं होगा, निवास पुरुष के विरुद्ध ही होगा। मजिस्ट्रेट सब क्लॉज 2 में कहता है विधित व्यक्ति या ऐसी विधित व्यक्ति की किसी संतान की सुरक्षा के लिए संरक्षण देने का सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए कोई अतिरिक्त शर्त अधिरोपित कर सकेगा, कोई अन्य निर्देश जारी कर सकेगा जो उपयुक्त समझे, तो कोई अन्य शर्त भी लगा सकता है। तीसरा संतान सुरक्षा की व्यवस्था। मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा किए जाने के निवारण करने के लिए प्रत्यर्थी से एक बंद पद विधिवों सहित या रहित निष्पादित करा सकता है। चौथा उपधारा 3 के अधीन आदेश दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 के अधीन आदेश समझा जाएगा। जो बंद पद होगा अध्याय 8 में 106 से 110 के बंद पद कोई भरवा लेंगे। 5 उपधारा 1, 2, 3 के अधीन किसी आदेश को पारित करते समय न्यायालय उस विधित व्यक्ति को संरक्षण देने के लिए, उसकी सहायता के लिए या आदेश के क्रियान्वयन में उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति की सहायता करने के लिए निकटतम पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को निर्देश देते हुए आदेश भी पारित कर सकेगा। निकटतम थाने के बाहर साधक अधिकारी को निर्देश देते हुए भी आदेश पारित कर सकेगा। उपधारा 6, 7, 8 ये आप छोड़ दीजिएगा, कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं है। अगली पढ़िए धनी है अंतोष सेक्शन 20। धनी अंतोष भी यहाँ पे मॉनेटरी अंतोष दिलाया जाएगा। ये किसके पर्पज में दिलाया जाएगा? मजिस्ट्रेट आदेश करेगा इस संबंध में। किसके संबंध में दिलाया जाएगा? जो उसको हानियाँ हुई हैं, बच्चों को नुकसान हुए, संतान के उपगत व्यय हैं, सहन की हानि हो, इनकी प्रतिपूर्ति के संबंध में दिलाया जाए। निम्नलिखित के संबंध में दिया जा सकेगा। उपार्जनों की हानि, चिकित्सीय व्यय, विधित व्यक्ति के नियंत्रण में से किसी संपत्ति के नाश, नुकसान या हटाए जाने के कारण हुई हानि, विधित व्यक्ति के साथ साथ उसकी संतान यदि कोई हो के लिए भरण पोषण, धारा 125 है तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि के अधीन कोई आदेश, भरण पोषण के आदेश के अतिरिक्त कोई आदेश सम्मिलित है। दूसरा, इस धारा के अधीन अनुदत्त धनी अंतोष पर्याप्त, उचित और युक्त होगा तथा उस जीवन स्तर से जिसका विधित व्यक्ति अभ्यस्त से संगत होगा। तीसरा, मजिस्ट्रेट को भरण पोषण के एक समुचित एकमुश्त संदाय या मासिक संदाय का आदेश देने की शक्ति होगी। चौथा, मजिस्ट्रेट आवेदन के पक्षकारों को या पुलिस थाने के बाहर साधक को
जिसकी स्थानीय सीमाओं के अधिकारता में प्रत्यर्थी निवास करता है, दिए गए धन अंतोष के आदेश की एक प्रति भेजेगा। अब देखिए ये इस संबंध में ये व्यवस्थाएं की गई, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। धनी अंतोष का आदेश कौन देता? मजिस्ट्रेट देता। किस धारा में देता? 20 में देता। इतना क्वेश्चन आपका बनेगा और कुछ नहीं बनने वाला। 21 अभिरक्षा आदेश। अब देखो कस्टडी आदेश भी दिया जाएगा, टेम्पररी कस्टडी। अब कस्टडी किसके संबंध में? संतानों के संबंध में दी जाती है। वही चीज़ यहाँ लिखी गई। मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन संरक्षण आदेश या किसी अनुतोष के लिए आवेदन की सुनवाई की किसी प्रक्रम पर विथित व्यक्ति को या उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति को किसी संतान की अस्थायी अभिरक्षा दे सकेगा और आवश्यक हो तो प्रभावी रूप से संतान या संतानों की भेंट के इंतजाम को निर्दिष्ट कर सके। कुछ समय के लिए मिल सकते हैं। स्त्री को दे देंगे अभिरक्षा बच्चों की, और पति अगर चाहे तो कुछ समय के लिए घंटा, हफ्ते में 1-2 दिन आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं, ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। परंतु यदि मजिस्ट्रेट की यह राय है कि प्रत्यर्थी की कोई भेंट संतान या संतानों के हितों के हानिकारक हो सकती है तो मजिस्ट्रेट भेंट को अनुज्ञात करने से इनकार मिलने नहीं देगा प्रभु। 22 प्रतिकर आदेश। अब देखिए मजिस्ट्रेट प्रतिकर आदेश जारी करता है, किन मामलों में करता है? अनंत उसके अतिरिक्त जो मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन प्रत्यर्थी को क्षतियों के लिए, उसके अंतर्गत प्रत्यर्थी द्वारा की गई घरेलू हिंसा के कार्यों द्वारा मानसिक यातना और भावनात्मक कष्ट सम्मिलित है, प्रतिकर और नुकसानी का संदाय करने के लिए प्रत्यर्थी को निर्देश देने का आदेश पारित कर सकेगा, मजिस्ट्रेट करता है। सेक्शन 23 अंतरिम और एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति मजिस्ट्रेट देता है। मजिस्ट्रेट इस नियम के अधीन उसके समक्ष किसी कार्रवाई में ऐसा अंतरिम आदेश जो न्याय संगत और उपयुक्त हो पारित कर सकेगा। अंतरिम आदेश भी वो पारित कर सकेगा, इंटरिम ऑर्डर बोलते हैं। सब क्लॉज 2, अब ये नहीं पढ़ना अपन को, ये छोड़ देना। सब क्लॉज 2 सेक्शन 24 में आ जाते हैं। न्यायालय द्वारा आदेश की प्रतियों का निःशुल्क दिया जाना। तो जो भी आदेश किए जाएंगे न्यायालय द्वारा वो निःशुल्क दिए जाएंगे, पढ़ने की बात है ही नहीं है इसमें। 25 में आ जाइए, आदेशों की अवधि उसमें परिवर्तन। अब आदेशों की अवधि क्या होगी, इनमें परिवर्तन क्या होंगे, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। धारा 18 के अधीन किया गया संरक्षण आदेश विथित व्यक्ति द्वारा निर्वोचन के लिए आवेदन किए जाने तक प्रवृत्त रहेगा। निर्वोचन के लिए आवेदन किए जाने तक प्रवृत्त रहेगा ये आदेश। यदि मजिस्ट्रेट का विथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी से किसी आवेदन की प्राप्ति पर समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश में परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण परिवर्तन, उपांतरण, प्रतिकरण अपेक्षित है, तो वह लिखित किए जाने वाले कारणों से ऐसा आदेश जो वह समुचित समझे पारित कर सकेगा। तो अन्य आदेश भी यहाँ पे पारित मजिस्ट्रेट कर सकता है। 26 अन्य वादों और विधिक कार्रवाइयों में अनुतोष। धारा 18, 19, 20, 21 और 22 के अधीन उपलब्ध कोई अनुतोष किसी सिविल न्यायालय, कुटुंब न्यायालय, दंड न्यायालय के समक्ष किसी विथित व्यक्ति प्रत्यर्थी को प्रभावित करने वाली किसी विधिक कार्रवाई में भी, चाहे ऐसी कार्रवाई इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व उसके पश्चात आरंभ की गई, मांगा जा सकेगा। आप देखिए संरक्षण आदेश हो गया है, निवास आदेश हो गया है, प्रतिकर धनीय आदेश हो गया है, संरक्षण आदेश, तमाम चीज़ें हैं यहाँ पे। ये जितने भी आदेश हैं तो आप कहाँ पे? सिविल न्यायालय में भी मांग सकते हैं, कुटुंब न्यायालय में भी मांग सकते हैं और दंड न्यायालय में भी मांग सकते हैं। ये आदेश आपको वहाँ भी, जैसे मान लीजिए 125 का आवेदन लगा मेंटेनेंस का, तो वहाँ भी ये आदेश मांग सकते हैं, आप कह सकते हैं। उपधारा 1 में निर्देश कोई अनुतोष किसी अन्य अनुतोष के अतिरिक्त और उसके साथ साथ जिसकी विथित व्यक्ति किसी सिविल या दंड न्यायालय के समक्ष से बाद विधिक कार्रवाई में वांछा करे मांग सकेगा। यदि इस अधिनियम के अधीन किसी कार्रवाई से भिन्न किन्हीं कार्रवाइयों में विथित व्यक्ति द्वारा कोई अनुतोष अभिप्राप्त कर लिया गया है तो वह ऐसे अनुतोष को अनुरद्ध करने वाले मजिस्ट्रेट को सूचित करने के लिए बाध्य होगा। तो कोई अनुतोष मिल गया है तो सूचित करना पड़ेगा, ये मजिस्ट्रेट को सूचना देनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। 27 अधिकारता। यथास्थिति प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय जिसकी स्थानीय अधिकार सीमाओं के भीतर, जेएमएफसी या एमएम जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर ये विथित व्यक्ति स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से निवास करता है, कारोबार करता है, नियोजित है। विथित व्यक्ति क्या है? निवास करता है, कारोबार करता है। प्रत्यर्थी निवास करता है, कारोबार करता है, हेतु को उद्भूत होता है, काज ऑफ एक्शन क्रिएट हुआ है, जहाँ पर 3 चीज़ें हैं। इस अधिनियम के अधीन कोई संरक्षण आदेश या अन्य आदेश अनुदत्त करने के लिए इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय होगा। इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई आदेश समस्त भारत में प्रवर्तनीय नहीं होगा। सब क्लॉज 2 पे IMP लगा लेना। देखिए ये वैसे ही है जैसे अपन लगाते ना, 125 का आवेदन लगाया, 126, 27 पढ़ रहे थे, 27 में एल्टर है, 126 पढ़ते, कहाँ पे लगाया जा सकेगा? जहाँ पे रह रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, दोनों आखिरी बार रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पे लागू होती है। 27 में अधिकार था तो जेएमएफसी एमएम के क्षेत्र अधिकार में जहाँ पे वो रहे हैं वहीं उसी कोर्ट में आप लगा दीजिए आवेदन। और ऐसा आदेश कोई किया जाता है मजिस्ट्रेट द्वारा इनके संबंध में तो समस्त भारत में प्रवर्तनीय होगा, कहीं भी आप इन्फोर्स करा सकते हैं। प्रक्रिया। अब धारा 12, 18, 19, 20 और 21, 22, 23 के अधीन सभी कार्रवाइयाँ, धारा 31 के अधीन अपराध दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों द्वारा शासित होंगे। तो CRPC की प्रोसीजर अप्लाई होगी इस पर। दूसरा, उपधारा 1 की कोई बात धारा 12 की और
23(2) के अधीन किसी आवेदन के निपटारे के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया अधिकृत करने के न्यायालय नहीं करेगी। तो ये स्वयं की प्रोसीजर भी अपना सकती है। कैसे ये अगर उन्हें लग रहा है और सरल तरीके से पूछना है तो समरी ट्रायल टाइप की प्रोसीजर के क्वेश्चन टाइप के पूछते गए, निष्कर्ष लिखते गए, ऐसा भी कर सकते हैं। अपील उस तारीख से जिसको मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश की यथास्थिति विधित व्यक्ति या प्रत्यर्थी पर जिस पर की पश्चातवर्ती हो तामील की जाती है 30 दिनों के भीतर सेशन न्यायालय में अपील की हो सकेगी। तो जेएमएफसी या एमएम के आदेश के 30 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हैं, सेशन कोर्ट में कर सकते हैं। ये धारा 29 बताती है, इंपॉर्टेंट लगाइएगा आईएमपी है। अब यहाँ पे प्रकीर्ण बचा है जिसमें ज़्यादातर कुछ चीज़ें होती नहीं हैं, थोड़ा इनको देखते हैं। संरक्षण अधिकारी सेवा प्रदाताओं के सदस्यों का लोक सेवक होना, ठीक है भैया, मान लीजिए धारा 21 आईपीसी के अंतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे। अब लोक सेवक समझने का रीजन क्या होता है, अगर इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करता है तो लोक सेवक की अवज्ञा 186, 188 इस तरह की धाराओं, 87 धाराओं में दंडित हो जाएंगे। आप हाथ नहीं उठा सकते, कार्रवाई करने से रोक नहीं सकते, आप वो आएंगे, आपको उनका बात माननी पड़ेगी, अनुसरण करना पड़ेगा। तो इसलिए लोक सेवक का दर्जा दे दिया है कि आप इनके विरुद्ध अगर जाएंगे तो अपराध माना जाएगा, सपोर्ट नहीं करेंगे तो। 31 प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश के भंग के लिए शास्ति। अब यहाँ पे दो धाराएं आप ध्यान दीजिएगा, 31 हो गई, एक हो गई 33 धारा। दो में दंड है और दंड कितना है, 1 वर्ष 20,000 या दोनों में एक जैसा दंड है। दोनों के नाम याद रखना है बस आपको, 1 वर्ष 20,000 या दोनों, 1/20 अपन इसको याद कर सकते हैं, 1/20। प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश के भंग के लिए शास्ति। प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश या किसी अंतरिम संरक्षण आदेश का भंग इस अधिनियम के अधीन एक अपराध होगा और दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से जो 20,000 रुपये तक का हो सके या दोनों से दंडित होगा। संरक्षण आदेश या अंतरिम संरक्षण आदेश को भंग करेगा प्रत्यर्थी। महिला को प्रोटेक्ट किया है मैं मजिस्ट्रेट हूँ फर्स्ट क्लास, और महिला को प्रोटेक्ट किया है और वो जाके मारपीट फिर करता है, उसके साथ गाली गलौज करता है। अब हमने 1 साल के लिए अंदर ही भेज देते हैं, 20,000 रुपये जुर्माना लगा देते हैं, दोनों से दंडित कर देते हैं। दूसरा, उपधारा 1 के अधीन अपराध का विचारण यथासंभव उस मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा जिसने वह आदेश पारित किया था, भंग का अभियुक्त अभिकार किया गया था। जिसने संरक्षण आदेश दिया था वही भंग के लिए दंडित करेगा। तीसरा, उपधारा 1 के अधीन आरोपों को विरचित करने के समय मजिस्ट्रेट यथास्थिति भारतीय दंड संहिता की धारा 498 या उस संहिता के किसी अन्य उपबंध दहेज प्रतिषेध नियम के अधीन आरोपों का भी को भी विरचित कर सकेगा। तथ्य प्रकट होते हैं उपबंधों के दिन कोई अपराध होगा। तो आरोप बनाए जाएंगे तो घरेलू हिंसा के तो आरोप बनेंगे, इसके अलावा आईपीसी 498 के भी आरोप बनाएंगे। इसके अलावा अपन दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3-4 के अंतर्गत भी आरोप बनाएंगे अगर ऐसा लग रहा है तो। ध्यान दीजिएगा, मजिस्ट्रेट ऑथराइज है कि ये आरोप बना सकता है। संज्ञान और सबूत। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अंतर्गत किसी बात के होते हुए भी धारा 13(1) के अधीन अपराध संरक्षण आदेश का भंग है 13(1) में, संज्ञेय और अजमानती होगा। मतलब इस अपराध में पकड़ लिए जाओगे, इन्वेस्टिगेट किए जाओगे और जमानत नहीं दी जाएगी। विधित व्यक्ति के एकमात्र परीक्षाक्ष पर न्यायालय यह निष्कर्ष निकाल सकेगा कि 31(1) के अधीन अभियुक्त द्वारा कोई अपराध किया गया है। ये निष्कर्ष निकाला जाएगा एकमात्र परीक्षाक्ष पर, विधिक व्यक्ति कुछ दे देगा निर्णय उस आधार पर। 33, संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन न करने के लिए शास्ति। अब ये कर्तव्य निर्वहन नहीं कर रहा है, संरक्षण अधिकारी मैंने बनाया है आपको, पुलिस अधिकारी के पावर दिए गए, आप क्या कर रहे हैं, ड्यूटी डिसऑबे कर रहे हैं, तो क्या होगा। यदि कोई संरक्षण अधिकारी संरक्षण आदेश में मजिस्ट्रेट द्वारा यथा निर्देशित अपने कर्तव्यों का किसी पर्याप्त हेतु के बिना निर्वहन करने में असफल रहता है या इनकार करता है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से 20,000 रुपये तक हो सकेगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। तो सेम दंड है 31-33। 31 में क्या है, संरक्षण आदेश का भंग। 33 में क्या है, कर्तव्य का उल्लंघन। ध्यान दीजिएगा, कर्तव्य उल्लंघन, संरक्षण आदेश का भंग। 31 में संरक्षण आदेश का भंग, 33 में कर्तव्य का उल्लंघन। दंड 1 वर्ष 20,000। 1/20 अपन यहाँ पे कोड लिख लेते हैं, 1/20 कोड लिख लीजिए, 1/20 घरेलू हिंसा 1/20 पता लिख लीजिए घरेलू हिंसा का, किस घर में घरेलू हिंसा हो रही है, 1/20 में, 1/20 में घरेलू हिंसा हो रही है। ऐसा याद कीजिएगा, किस घर में घरेलू हिंसा हो रही है, 1/20 में। चौथे, संरक्षण अधिकारी द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान। अब संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध कोई अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई तब तक नहीं होंगी जब तक राज्य सरकार या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्ण मंजूरी से कोई परिवाद फायद नहीं किया जाता है। अब एक लोक सेवक है, लोक सेवक के विरुद्ध कार्रवाई होना है तो वो 295 कौन सी 195 धारा है। अभियोजन चलाया जाएगा तो क्या होगा, राज्य सरकार का अधिकारी तो राज्य सरकार की परमिशन लगेगी, या HOD उसका जो हेड है उसकी परमिशन लगेगी।
वो परिवाद करेगा, उसके माध्यम से परिवाद करवा सकते हैं या उसकी परमिशन से। 35 सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। अब यहाँ पे गुड फेथ के लिए प्रोटेक्शन दिया गया, कोई बाद अभियोजन या अन्य कार्रवाई किसी के विरुद्ध नहीं होगी, इसमें दिया गया है। कार्य करने के लिए कोई बाद अभियोजन विधिक कार्रवाई संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी। तो सद्भावपूर्वक कार्रवाई से संरक्षण किसको दिया गया? संरक्षण अधिकारी को दिया गया। अंदर कोई व्यक्ति नहीं है, संरक्षण अधिकारी को प्रोटेक्ट करती है धारा। 36 अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में ना होगा। यह अधिनियम के उपबंध तत्समय विरोध किसी अन्य उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, ना कि उनके अल्पीकरण में। तो किसी को ये ओवर रूल नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे, उसके अतिरिक्त ये माने जाएंगे। सेक्शन 37 है, केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति है। अब केंद्र सरकार नियम बनाएगी घरेलू हिंसा के संबंध में, एकलौता नियम पावर है इनको। सब क्लॉज 3 कहती है ऐसे नियम बनाए जाएंगे, संसद सदन पर 30 दिन के अंतर्गत रखे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अपन ने घरेलू हिंसा से संबंधित क्वेश्चन पढ़े हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ बताइए आप, मैं 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। बताइए घरेलू हिंसा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? बताइए कुल कितनी धाराएं हैं घरेलू हिंसा अधिनियम? कितनी है? 37। हाँ 37। दूसरा क्वेश्चन बताइए घरेलू हिंसा अधिनियम किस तारीख को लागू किया गया? 26 अक्टूबर 2006। घरेलू घटना रिपोर्ट को कहाँ डिफाइन किया गया है? 2E। हाँ 2E में, ठीक है। घरेलू हिंसा को डिफाइन किया गया है 2G में डिफाइन 2G एवं सेक्शन 3 दोनों, 2G भी लगाएंगे अपन और सेक्शन 3 भी लगाएंगे, ठीक है, दोनों में 2G एवं सेक्शन 3 दोनों में। यहाँ पे बताइए संरक्षण अधिकारी को डिफाइन किया गया है 2N। हाँ 2N। सामाजिक गृहस्थी को डिफाइन किया गया है 2S में। हाँ सांझी मतलब है। हाँ घरेलू हिंसा के अंतर्गत कौन से दुरुपयोग आते हैं? कौन से दुरुपयोग आते हैं? तीन तरह के। हाँ शारीरिक, लैंगिक, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक, 4 तरह के हैं। 4 तरह के हैं, 3 तरह के नहीं है, 4 तरह के। स्पष्टीकरण में देखिए आपने, इन्होंने बताया, अरविंद ने बिल्कुल सही बताया, ठीक है। आगे बताइए वो दंड की धाराएं कौन सी हैं? 2 जिनमें दंड दिया गया है, उनके नाम बताइए क्या है? 31 और 33, 31 और 33। क्या नाम है इनके? मार्जिनल नोट बताइए इनके। द्वारा संरक्षण आदेश का भंग के लिए शास्ति है, और दूसरा संरक्षण अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन न करने के लिए शास्ति। कितनी शास्ति दी गई है बताइए? तो 1 ईयर की सजा और 20,000 तक का जुर्माना है दोनों में। प्रथम सुनवाई कितने दिन में की जाएगी? 3 दिन में सर। निपटारा 8 दिन। दूसरी सुनवाई कितने दिन में की जाएगी? 2 माह। हाँ। निवास आदेश कौन सी धारा में जारी किया जाता? 19। अब बताइएगा इसमें एक धारा है इसमें जो बताती है लोक सेवक समझा जाएगा संरक्षण अधिकारियों को। 30। हाँ 31। आखिरी क्वेश्चन, इस अधिनियम के अंतर्गत घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसको दी गई है? किस धारा में? किस धारा में? 37। अरे सब आता आप लोगों तो।